हेलो एवरीवन। तो राइटर्स क्रैम्प के बारे में बात करने के पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ और इसके बारे में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। लेकिन ये जो बीमारी है राइटर्स क्रैम्प और इससे रिलेटेड और भी दूसरी जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में रही, वो उसका मुझे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है और बस वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और कुछ सजेशंस देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, राइटर्स क्रैम्प का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि डिप्रेस्ड भी बातें करते हैं और कुछ ऐसे सिचुएशंस वो लोग फेस कर रहे हैं जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में फेस की थी और कैसे मैंने उन चीज़ों से डील किया, कैसे मैंने ओवरकम किया उन चीज़ों को, बस वही सजेशंस देने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और सबसे पहले बात करें कि ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट कब हुई। तो जब मैं फाइनल ईयर में थी कॉलेज में, सेवन्थ सेम के एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम पहली बार मैंने फेस की। और मुझे एक्चुअली खुद भी ये लगता था और मेरे फ्रेंड्स को भी ये लगता था कि मैं बहुत लेज़ी हूँ टू राइट। मुझे राइटिंग अच्छा नहीं लगता है, लिखना बहुत ज़्यादा, और मैं इरिटेट होती हूँ इस चीज़ से। तो बस यही एक प्रॉब्लम है कि इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ये हम सभी को लगा। और कुछ टीचर्स से भी मैंने इसके बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने का सजेशन दिया कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ती हो लिखती कम हो, तो इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम आपको हुई। तो लेकिन उस टाइम पे कोई भी इंटरनेट पे भी पिछले 10 साल पहले इंटरनेट भी ऐसी जानकारी अवेलेबल नहीं थी इस बीमारी के बारे में कि जिससे मैं खुद को और दूसरों को अवेयर कर सकूं कि नहीं भाई, ये लेज़ीनेस नहीं है, ये कोई मक्कारी नहीं है पढ़ाई की, और ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसीज़ है जो मुझे हो गई है। तो इसके बारे में मुझे खुद भी कोई जानकारी नहीं थी। और अगर कारण की बात करें तो इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है। तो मेरे फैमिली में मेरे फादर को ये प्रॉब्लम सबसे पहले मैंने देखा कि उनके साथ स्टार्ट हुई थी। उन्हें इवन चेक भी साइन करने में उनके चेक रिजेक्ट हो जाते थे बैंक में जाके, क्योंकि वो जब साइन करते थे तो उनका जो ओरिजिनल साइन है, सिग्नेचर है, उससे मैच नहीं होता था उनका साइन। तो जब मुझे ये 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे हुआ पहली बार, तो मैंने अपने एचओडी से बात की और मेरी जो एचओडी मैम थी उनको मैंने ऐसे झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे हाथ में चोट आई है, इसके वजह से मैं टेबल पे ऐसे हाथ रख के नहीं लिख पाऊँगी, तो आप प्लीज़ मुझे बेंच अवेलेबल करवा दीजिए, तो मैं बेंच पे लिख लूँगी एग्ज़ाम। तो एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा था कि जो टी टेबल वाला जो हाइट होती है उस पे मैं लिख सकती हूँ, बेंच की जो हाइट होती है उस पे मैं लिख सकती हूँ, बट टेबल की जो हाइट होती है उस पे मैं नहीं लिख पा रही थी। ऐसा कुछ मसल्स में मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। और व्हाइट बोर्ड पे भी मैं लिख सकती हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट में व्हाइट बोर्ड पे लिख सकती हूँ, लेकिन जब कॉपी पे लिखने की बात आती है और जब नॉर्मली लिखने की बात आती है टेबल पे हाथ रख के, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। 2-3 लाइन में ही लेटर्स और वर्ड्स बिगड़े हुए समझ में आने लगते हैं। क्योंकि मुझे इसका एक रीज़न और लगता है कि मैंने अपने लाइफ में शुरुआत से ग्रेजुएशन तक हमेशा टी टेबल पे राइटिंग की है। ओके, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं होती थी और मैंने खरीदी नहीं स्टडी टेबल। एक टी टेबल वाले लेवल पे मैंने अपने हाथ को वैसे ही एक्चुअली हो गया था, डिस्टोन हो गया था शायद इसकी वजह से मेरा हाथ, और वहाँ से शायद शुरुआत हुई। और जेनेटिक तो इसका रीज़न होता ही है। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सिबलिंग्स को, या अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें गलत पोस्चर में लिखने से प्लीज़ रोकें। जो टी टेबल पे हम बैठकर लिख लेते हैं या हम ज़मीन पर बैठकर लिख लेते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमको टेबल पे बेंच पे बैठकर टेबल पे लिखना होता है। तो हम कोशिश ये करें कि इसी फॉर्मेट में लिखना हम घर में भी प्रैक्टिस करें शुरुआत से ही, ताकि डिस्टोन ना हो हमारा जो हाथ है। डिस्टोनिया, राइटिंग डिस्टोनिया भी इसको बोलते हैं, तो वो चीज़ ये हो जाती है। तो आप इसको अवॉइड करें कि गलत पोस्चर में ना लिखें। अगर जेनेटिक किसी को है तो ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे असाइनमेंट्स मिलते थे, बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क करना पड़ता था। तो ये तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ स्कूल कॉलेज के टीचर्स से भी कि प्लीज़ ये असाइनमेंट वर्क आप इतना ज़्यादा ना दें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ओवर यूज़ ऑफ राइटिंग अगर आप करेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम में करेंगे तो मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। हाँ, इतना ज़्यादा लिखना मुझे नहीं लगता कि ये हेल्प करता है लाइफ में कहीं भी लिखना। क्योंकि अब तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, हम टाइप कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, तो फिर इतनी क्या ज़रूरत है हमें लिखने की
कि जिसकी वजह से परेशान किया जा रहा है स्टूडेंट को इतना। तो ओवर यूज़ ऑफ राइटिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर, और तीसरा जो है गलत पोस्चर में बैठकर लिखना। ये मेरे रीज़न्स थे, मेरे खुद के रीज़न्स जो जिसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेरे फादर को भी रही है ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी लिखना बहुत टाइम से बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। वो किसी और से लिखवाते हैं डिक्टेट करके, ऐसा कुछ करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हें लिखना पड़ता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाथ बहुत ज़्यादा देर तक काम करेगा नहीं। और मेरी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को भी ये चीज़ हुई, तो उसने अपना एक अलग तरीका निकाला, उसने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की, तो वो अब लेफ्ट हैंड से भी लिख लेती है, और राइट से भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे भी बहुत ज़्यादा आप जोर नहीं दे सकते। अगर आप उसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद आपका वो हाथ भी डिस्टोन हो जाए, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको ओवर यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को, एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ नहीं करनी कि आप लेफ्ट से लिखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी वो हो जाए। या कुछ लोगों को नहीं भी होता है, जैसे मेरी सिस्टर दोनों हाथों से मैनेज करती है एग्ज़ाम में लिखना, और 70 से 80% के बीच में वो स्कोर कर लेती है जैसे तैसे, पता नहीं कैसे उसका हो जाता है वो। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, मैं लेफ्ट हैंड से बिल्कुल भी मैं नहीं लिख पाई प्रैक्टिस करने के बाद भी। इनफैक्ट मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी लेफ्ट हैंड से लिखने के बाद कि मुझे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होने लगी थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको हो गया है और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि आप ट्राई कर लीजिए लेफ्ट हैंड से राइटिंग, और राइट हैंड से भी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो अभी पिछले दिनों मैंने देखा था डॉक्टर नितिन कृष्णन का, जिन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि उन्होंने इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में पेन रख के और कुछ ट्राई किया और लिखा उन्होंने, और वो चीज़ हो गई उनकी। तो वो भी पॉसिबल है, अगर आप कर सकें तो आप वो भी ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एक सॉल्यूशन होता है इसका, बोटॉक्स इंजेक्शन। तो बोटॉक्स मेरी सिस्टर को हमने लगवाया था, 20,000 रुपीज़ का वन टाइम का हुआ था उसका, और कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। इनफैक्ट उसको इतना मसल्स में प्रॉब्लम होने लगी थी हाथ में कि वो अगर कुछ स्क्वीज़ कर रही है, एक नैपकिन भी स्क्वीज़ कर रही है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसके लिए, हाथों में पेन उसे हो गया था बहुत ज़्यादा कई दिनों तक। तो ये आप, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप बोटॉक्स ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको ये हुआ तो सभी को ये होगा। लेकिन उसके बाद मैंने इसीलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते इस चीज़ पे, और वो भी एक बार ही उसका इम्पैक्ट देख लिया है कि कैसा है, तो उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ नहीं करवाई खुद पर। ओके। तो कुछ लोगों ने, जैसे कि मिस्टर सजल जोशी का मैंने एक वीडियो देखा था, जिन्होंने राइटर्स क्रैम्प का ग्रुप बनाया है, और डॉक्टर नितिन कृष्णन, इन दोनों ने ही बोटॉक्स ट्राई किया और इनको भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा हो भी जाता है, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कर सकते हैं ये चीज़। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड से ट्राई कर सकते हैं लिखना। आप अगर कोशिश करिए कि आप आईपैड वगैरह यूज़ कर लें या टाइपिंग यूज़ कर लें, आप टाइप करके चीज़ें कर लें, ज़्यादा फोर्स ना डालें हाथों पे, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैंने देखे हैं। मैं बहुत लंबे टाइम तक डिनायल में थी कि ये बीमारी मुझे हो गई है, मुझे पता ही नहीं था, मैं बहुत इस चीज़ को अवॉइड करती थी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये एक्चुअल में एक डिसीज़ है, और बहुत सारे लोगों को ये हो जाती है ओवर राइटिंग की वजह से। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरा स्टेट सर्विस का प्रीलिम्स 3 बार क्रैक हो गया था, तो लगातार 3 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया, और मुझे ये समझ आया कि मैं अगर प्रीलिम्स क्रैक कर सकती हूँ, तो मैं अगर प्रैक्टिस करूँगी तो मैं मेंस का एग्ज़ाम भी कर लूँगी क्रॉस। तो जब पहली बार मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा था, तो क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे कि मैं लिख भी ठीक से नहीं पा रही हूँ। हालाँकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी राइटिंग में, बट प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई थी, तो फिर मैंने सेकंड टाइम के लिए ट्राई किया, और सेकंड टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी घर में, मम्मी को ऑपरेट करना पड़ा और ये सब, तो उसके कारण मैं उस चीज़ पे फिर से ध्यान नहीं दे पाई एग्ज़ाम पे। और थर्ड टाइम में जब मैंने मेंस की राइटिंग की, तो फाइनली मुझे समझ आया कि एग्ज़ाम हॉल में जाके, और मैंने लिखा, और कुछ टाइम के बाद इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगी मसल्स में, हाथों में, कि मैंने ऑलमोस्ट मेरा पेपर फेंक दिया वहाँ पे।
और बस मैं भाग के आ गई बाहर एग्ज़ाम हॉल से, और उसके बाद मैंने कभी भी राइटिंग ट्राई नहीं की है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में दे देती हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में दे देती हूँ, बट जब राइटिंग की बात आती है तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में लिखना। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। और हाँ, एक सजेशन मैं और दे सकती हूँ आपको कि आप थिक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर नितिन कृष्णन का जो वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि वो मोटा पेन यूज़ करके भी करते थे, ये चीज़ ट्राई की है उन्होंने। और कुछ लोग, एक राइटर्स क्रैम्प का अलग से पेन भी आता है, आप अमेज़न वगैरह पे अगर ढूँढेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे कहीं आपको मिल जाएगा वो। तो वो पेन आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक होल्डर होता है जिसमें कि आपके फिंगर्स को होल्ड करके आप आराम से लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, वो मुझ पे वर्क नहीं किया, बट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे वर्क नहीं की वो सभी को नहीं करेगी। आप ट्राई करें और देखें कि वो अगर आपके लिए वर्क करता है तो इट्स वेल एंड गुड। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, कुछ लोगों में प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी काम किया है। कुछ लोग सिर्फ 650 mg का पैरासिटामॉल अगर खा के चले गए एग्ज़ाम के पहले, और इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं एक्चुअली, कि आपने बस कोई रैंडमली कोई टैबलेट आपको डॉक्टर ने दे दी, और सिर्फ एक दिमाग में स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको कि हाँ ये वर्क करेगी, और वो भरोसे की वजह से वर्क कर जाती है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो काम करती है कुछ लोगों के ऊपर। ये मैंने डॉक्टर नितिन कृष्णन के वीडियो में देखा था। अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी, कोई भी राइटिंग पोस्चर, कोई भी पेन आपके लिए वर्क नहीं कर पा रहा है, होल्डर पेन का वो वर्क नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट हैंड से भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बोटॉक्स भी आपके लिए नहीं काम कर पा रहा है, तो फिर एक ऑप्शन आखिरी बचता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अलाउ किया है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चों को स्क्राइब दे सकें, जो कि राइटर्स क्रैम्प वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्क्राइब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी या स्टेट सर्विस के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप स्क्राइब आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें आपको ये कंडीशंस होती है कि आपको स्टेट मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ता है कि आपको ये बीमारी है। तो उसके पहले आपको न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आपको 2 टेस्ट आपके होंगे वहाँ पे। एक एनसीवी टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, और एक दूसरा टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये 2 टेस्ट के बेसिस पे कहा जा सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। वो वहाँ पे डायग्नोस करने के ये तरीके होते हैं, ये 2 टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के लिए। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट लिख कर दे देते हैं कि हाँ ये आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और आपको ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो वो रिपोर्ट्स और डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो आप स्टेट मेडिकल बोर्ड को दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी, जो हर डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं मेडिकल बोर्ड, तो वहाँ पे जाके आप स्क्राइब के लिए डिमांड कर सकते हैं और आपको एग्जाम्स में स्क्राइब भी अलॉट हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारी चीज़ें आप ट्राई कर चुके हैं, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो आप फाइनली स्क्राइब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ इसके बारे में सजेशंस और सॉल्यूशंस। और हाँ, मैंने बहुत लंबा टाइम बिताया है इस बीमारी के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी मुझे बॉदर करती थी, जैसे कि मुझे स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन हो गया था, और बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करने की प्रैक्टिस, मैंने राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की है कि ठीक हो जाए बस ये। मैं डिनायल में ही थी बहुत लंबे टाइम तक कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, मैं ठीक कर लूँगी इसको प्रैक्टिस से। तो मैंने जब बहुत प्रैक्टिस ट्राई की, अपने आप को बहुत परेशान किया मैंने लिख लिख के डिफरेंट पोस्चर्स से, तो उसके वजह से मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम हो गई थी। और जब सब कुछ करके भी ना हो पाया, तो मैंने फाइनली एक स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, तो क्योंकि स्टेट सर्विस का प्रीलिम्स में हमेशा क्रैक कर लेती थी, तो मैंने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने का सोचा कि ये जो एग्ज़ाम है ये मैं कर सकती हूँ, ईजी टू क्रैक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें उसमें राइटिंग का कोई काम नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की, पूरा सिलेबस अलग से पढ़ा मैंने, उसके मेंस, दोनों का मेंस अलग होता है, तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो ऑब्जेक्टिव मेंस होता है उसकी मैंने अलग से प्रिपरेशन की। और फिर कोविड हो गया 2 साल। जो कोविड वाली वेव थी, मतलब मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन ये जो कोविड वेव थी इसने बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम क्रिएट कर दिया था सभी के लिए। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि जो फ्रस्ट्रेशन था मेरा कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ लाइफ में इस चीज़ को लेके,
एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे थोड़ी ज़्यादा बात करूँगी कि हम क्यों एक चीज़ को ठान लेते हैं कि हम बस कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ सक्सेसफुल हो जाएँगे, कुछ हमको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, कुछ मिल जाए हमें लाइफ में बस सक्सेस, तभी हम खुश होंगे। हम पता नहीं क्यों बड़ी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत मिस कर जाते हैं हम। जैसे कि अगर कोविड के टाइम पे अगर आपकी फैमिली अभी सब ठीक है फैमिली में, आप खुद ठीक हो, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल कम रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन कंप्लेन करने वाला बिहेवियर हमारा ज़्यादा रहता है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो मेरा भी ये बहुत ज़्यादा था कि 2020 और 2021 में जो भी एग्ज़ाम्स थे मेरे वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, बार-बार पोस्टपोन हो रहे थे एग्ज़ाम कोविड की वजह से। तो उस चीज़ की वजह से मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया और घंटों तक अपने रूम में बंद होके रोती रहती थी मैं। तो ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक, ये सारी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट होना, सबके साथ जो मेरे रिलेशंस थे बहुत इम्पैक्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है राइटर्स क्रैम्प की वजह से, इस बीमारी की वजह से। कॉज़ ये था, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और क्योंकि मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई, डील नहीं कर पाई उस सिचुएशन से, तो इसलिए मैंने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली थी एक्स्ट्रा। इसके अलावा भी राइटिंग का इशू तो था ही, इसके अलावा भी माइग्रेन और सर्वाइकल बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने साथ कर ली। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, ये आपको सजेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, हमें कुछ करना ही है, हमें बस ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, हमें कुछ बनना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोटे काम भी आप कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है? अब मुझे डांसिंग का शौक है तो मैंने डांस क्लास भी स्टार्ट की थी। आप टीचिंग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर किया है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं सिर्फ, इसलिए आप अपना फेलियर समझते हैं। तो अगर नॉलेज आपके पास है तो आप एक अच्छे टीचर तो बन ही सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है लाइफ में कि जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बनता है, ये बहुत ही गलत थॉट है लोगों का। क्योंकि टीचर ही नींव रखता है सोसाइटी की, ठीक है? जो अगर आपको सच में किसी चीज़ का नॉलेज है और अगर आप सच में उस चीज़ को किसी दूसरे तक को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? आपका नॉलेज यूज़ तो हो रहा है ना। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है क्रैक, या हमें कोई हमने एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया कि हम लाइफ में यहाँ पहुँचेंगे, ये चीज़ करेंगे, तभी हम अपने आप को किसी चीज़ के काबिल समझेंगे, कैपेबल समझेंगे। तो प्लीज़ अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम ढूँढें अपने आस-पास तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएँगी, ओके? तो इस चीज़ का ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना है लाइफ में कि हमें कुछ करना ही है, क्योंकि ये जब मैंने अपने साथ किया तो मैंने बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ कम से कम ना हों, तो प्लीज़ रिलैक्स्ड रहिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। आप रूटीन अपना ठीक कर लीजिए लाइफ में। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम डिप्रेशन में रहते हैं, हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता लाइफ में। लेकिन ये इनके साथ ज़्यादातर ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो बेड से उठना ही नहीं चाहते हैं। आपको खुद ही अंदर से अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कोशिश करेंगे कुछ करने की, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए चीज़ें करने के लिए, ठीक है? तो ये मेरी कुछ एक्सपीरियंस था इस प्रॉब्लम को लेके। और वीडियोस बनाऊंगी इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां मैंने फेस कर ली है इस पूरी जर्नी में। तो किस चीज़ से कैसे मैंने डील किया, जैसे मुझे माइग्रेन हुआ था तो क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की, कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ किए, कौन सी चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं की और कौन सी वर्क की। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।